हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोग का साइंस के एग्जाम 27 मार्च को होने वाला है, उसके लिए आज टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो 40 सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चल जाए। और ये 40 सवाल आप लोग देखिए और बोलिए 40 में से आपको कितना आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवालों को, हर एक चीज को एक्सप्लेन भी कर देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन और क्या होता है उसका उत्तर। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। देखो, ये होता है एक कोई भी समतल है, कांच कुछ भी मान लो। ठीक है, आपतित किरण मतलब जो किरण आता है ऐसे करके और कांच से टकराया। परावर्तित किरण मतलब टकरा के वापस चला गया, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आ रहा ये जा रहा, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और इसके बीच में होता है दोस्तों अभिलंब। ठीक है, सीधा होता है, एकदम सीधा होता है अभिलंब। ठीक, एकदम ऐसे करके सीधा अभिलंब होता है। क्या बोल रहा है, ये जो आपतित किरण परावर्तित किरण एक दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बना रहा है तो परावर्तन कोण कितना होगा। हमेशा याद रखना मेरी बात को, इसका ये वाला जो कोण होता है आपतन कोण होता है और ये वाला होता है परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, मेरी बात कान खोल के सुन लो, हमेशा बराबर होता है। तो पूरा है 90 डिग्री बोल दिया ना, दोनों के बीच का कितना 90, तो ये भी 45, ये भी 45, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसका उत्तर हो जाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्रुव, ये मान लो अवतल दर्पण है, ये हो गया दोस्तों ध्रुव, इसको पी बोलते हैं, और ये होता है केंद्र। इसको मिला रहा है कौन, ये रेखा मिला रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। f बराबर कितना है, f बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। r बराबर निकालो, r बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 2f होता है। f बराबर r/2 होता है ना, तो r बराबर 2f हो जाएगा, तो 2 गुना 16 हो जाएगा, यानी कि 32 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहां पर रखा गया है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर है ना। f का मान दिया 16, तो 32 का हो गया आंसर। आर बराबर, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहां पर रखा गया है जिससे उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बन सके। अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु को कहां पर रखें कि उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बने। दोस्तों सिर्फ एक ही जगह पर अवतल दर्पण रखने से सीधा और आवर्धित बनता है, कहां पर, तो होता है P और F के बीच में रखते हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच में रखते हैं ना, तो हम लोग का क्या बनता है, सीधा और आवर्धित बनता है। ठीक है, याद रखना, मतलब P और F मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में, P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, तो याद रखना गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर मतलब अरे भाई पीछे का दृश्य देखने के लिए, जिसमें आप लोग प्यारा प्यारा चेहरा देखते हो। ठीक है, ज्यादा प्यारा प्यारा चेहरा मत देखना गाड़ी का व्यूज में, नहीं तो चेहरा बिगड़ सकता है, जनहित में जारी, समझ रहे हो। तो बिल्कुल ये पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, आप लोग देखे होंगे गाड़ी के साइड में लगा रहता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में, अपना चेहरा देखने के लिए नहीं, गाड़ी के साइड मिरर में लगता है। नेक्स्ट, जल में सिक्का डालने पर वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश की घटना को दर्शाता है। प्रकाश का कौन सा घटना, तो देखो कोई पानी का गिलास है, उसमें पानी है, ठीक है, आप लोग पानी आर पार दिखाई देगा, उसमें कोई सिक्का डाल देगा। ठीक है, सिक्का डाल देना, अब देखना सिक्का की जो स्थिति होगा ना, वास्तविक जो है ना उससे कुछ ऊंचा उठाई देगा, ऐसे उठाई देगा। ये किस वजह से होता है, तो ये दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से, तो ऑप्शन बी सही होता है, याद रखना। नेक्स्ट, आप लोग देखो कांच का गिलास में अगर पानी है पूरा, पेंसिल रख तो पेंसिल भी टेढ़ा दिखाई देता है, तो भी अपवर्तन की ही घटना है। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती। लेंस का किस बिंदु से अपनी जो प्रकाश किरणें विचलित नहीं होती, तो ये होता है मुख्य फोकस से, मतलब सॉरी प्रकाशिक यहाँ से अगर देखा जाएगा तो विचलित नहीं होगी, तो प्रकाशिक केंद्र होता है ये चीज। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि क्या करता है उत्तल लेंस, क्या करता है, जी हाँ उत्तल लेंस करता है सभी किरणों को एक जगह एकत्रित। ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है, इस प्रकार ये उत्तल लेंस है। ठीक है, जितना भी किरण जाएगा ना, ये किरण गया मुड़ा दिया, ये किरण गया मुड़ा दिया, ये किरण गया ऐसे यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, तो हर एक जगह पे मतलब हर एक किरण को केंद्रित कर दे रही है, मतलब क्या कर दे रही है, ये अभिसारित कर दे रही है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। समझ गए, तो यह प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित कर देती है, ये नंबर सही हो जाएगा। नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, तो नेत्र में जो प्रकाश की मात्रा जाता है ना उसको नियंत्रित करता है पुतली, याद रखना। ठीक है, कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित, प्रकाश की मात्रा जो आंख में एंटर करता है उसको नियंत्रित पुतली करता है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, हॉट क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए 25 सेंटीमीटर का सही उत्तर हो जाएगा। सुन लो ध्यान से, अगर निकट बिंदु का बात करें तो 25 सेंटीमीटर, अगर दूर बिंदु का बात करें तब हो जाता अनंत, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निकट बिंदु बोला है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो दोस्तों मानव नेत्र में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का डी, उल्टा और वास्तविक मानव नेत्र में होता है। अच्छा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है बता सकते हो, कमेंट में जरूर बोलना मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जरा दूरदृष्टा होने का क्या कारण है दोस्तों? जरा दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दोस्तों जब समंजन क्षमता घट जाती है ना, समंजन क्षमता मतलब क्या, अपने अनुसार फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती है, तो जरा दूरदृष्टा होता है। समझ लो, तो 12 का डी याद रखना, समंजन क्षमता घट जाने से होता है जरा दूरदृष्टा। और इसमें दोनों प्रकार का लेंस लगता है। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? इसी को तो बोलता है भाई समांजन क्षमता। 13 का ए नंबर सही हो जाएगा, समंजन क्षमता जिसके कारण अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो 14 का दोस्तों सी नंबर देख लो, इधर 3 Fe है, ये सी नंबर देखो, इधर 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है, इधर 4 गो O है, इधर भी 4 गो है, इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, बराबर हो गया, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? दोस्तों दिए गए इसमें किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है? तो ये आपका देखो, ये CuO में से O हट जा रहा है तो Cu बन जा रहा है, तो जिसमें से O हटता है वो अपचयन होता है और जिसमें O जुड़ता है उसका उपचयन होता है। तो O किस में जुड़ रहा है मेरे भाई? O जाके H2 में जुड़ जा रहा है, H2O बन जा रहा है, तो H2 का उपचयन हो रहा है और CuO का अपचयन हो रहा है। तो क्या बोलता है? उपचयन और अपचयन। तो H2 उपचयित और CuO अपचयन हो रहा है, तो H2 और CuO ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझे मेरी बात? चलो देखते हैं अगला सवाल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो समझ लोगे ना तो कोई भी सवाल देगा उसको बना सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना उसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। जो तैयार होता है उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। और उत्प्रेरक का क्या होता है दोस्तों? ये अभिक्रिया की स्थिति को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। कौन? उत्प्रेरक, समझ रहे हो, मतलब स्पीड को बढ़ा देता है, जल्दी अभिक्रिया हो जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान से द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान के होता है। क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है, न कम न ज्यादा, हमेशा बराबर होता है। CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + H2O प्लस ऊर्जा। देखो ये किस प्रकार ऊर्जा अभिक्रिया है? तो जिसमें भी दोस्तों ऊर्जा हमें मिलती है ना वो होता है ऊष्माक्षेपी। तो इसमें हमको ऊर्जा देना नहीं पड़ रहा है, देना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं देना पड़ रहा है। इसमें ऊर्जा हम ही को तो मिल रहा है, अभिक्रिया के बाद क्या मिल रहा है? देखो ऊर्जा मिल जा रहा है, तो ऊर्जा मिल रहा है मतलब ये ऊष्माक्षेपी होगा। अगर हमको देना पड़ता है इधर में उस कहीं ऊर्जा लिखते उष्मा लिखते हीट देते हैं तो हमको ऊष्माशोषी हो जाता। 19 नंबर सवाल, A+ अम्ल गिव्स लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो A क्या होगा? तो ध्यान से देखो 19 नंबर का दोस्तों हो जाएगा आप लोग का कार्बोनेट। जब भी अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल। कार्बोनेट मतलब क्या? CO3 से। कार्बोनेट किसी का भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट किसी का भी हो सकता है, समझ लो, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? नीला में डालने पर लाल नहीं होगा। तो नीला को लाल कौन करता है दोस्तों? तो नीला को लाल करता है अम्ल। नीला को लाल कौन करता है? अम्ल। अम्ल बड़ा डेंजर, सीधा लाल कर देगा, याद देखो। तो किस पदार्थ में डालने पर नीला पत्र लाल नहीं होगा? तो देखो जो अम्ल नहीं है वो लाल नहीं होगा, तो अम्ल कौन है? ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये क्षार है, तो ये नीला को लाल नहीं कर पाएगा। ये क्षार है, ये लाल को नीला करता है, क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है, और बाकी अम्ल करता है नीला को लाल करता है। तो ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि क्या बोलता है? पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा। किस पत्र में डालने पर नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो क्षार डालने पर लाल नहीं हो जाएगा, बाकी आप लोग अम्ल डालोगे तो लाल कर ही देगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? किसमें जल देखो मौजूद है? ये 5H2 इसमें मौजूद है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण मतलब डॉट में H2 है, तो 5H2 डॉट में है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया था? तो अस्थायी कठोरता दोस्तों दूर करने के लिए आप लोग याद रखना है Na2CO3 का यूज किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा गलत दिया हुआ है, याद रखना 22 का जो होगा NaCO3 नहीं होगा, Na2CO3 इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको धावन सोडा भी बोलते हैं। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड H+ आयन देता है, उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा? H+ आयन उपस्थित रहता है, इसलिए याद रखना कोई अगर जल की उपस्थिति में H+ आयन दे रहा है तो अम्लीय गुण दिखाएगा, अगर H+ आयन नहीं दे रहा है तो अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा। क्षार होता है OH- आयन और अम्ल देता है H+ आयन। ABCD 4 कोई है विलयन, pH मान दिया 2, 4, 7, 14। यह पदार्थ में कौन क्षार है? क्षार कौन होता है जिसका pH मान 7 से ज्यादा होता है? 7 से ज्यादा सिर्फ एक ही दिख रहा है 14, जो कि है D, तो D इसका सही हो जाएगा। इस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है दोस्तों? ये प्रकाशीय वियोजन विक्रिया हो रही है। कौन वियोजन विक्रिया? ये सिल्वर क्लोराइड है, यानी कि AgCl2 है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रकाश आ रहा है तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, याद रखना, ठीक है, या फिर उसमें वियोजन।
भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से और दूसरा जगह तक ले जाना है तो भैया कौन करता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो संवहन के द्वारा ना, वहन होता है, भोजन का संवहन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हम लोग को चाहिए ना, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। यानी 27 का दोस्तों जो ऑप्शन सी है बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट दोस्तों पौधों को आवश्यकता नहीं है, हम लोग को आवश्यकता है। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है दोस्तों? तो मनुष्य में परजीवी पोषण टाइप का होता है। परपोषी पोषण बोलो या परजीवी पोषण बोलो, हम लोग दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है ना। कुछ भी खाना चाहोगे, आटा मतलब आटा नहीं खाओगे, रोटी खाओगे, तो रोटी खाओगे तो आटा बनाना पड़ेगा। गेहूं पर डिपेंडेंट हो, मीट खाओगे तो बकरी पर डिपेंडेंट हो, मतलब बकरा पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, या फिर चिकन पर डिपेंडेंट हो, चिकन मतलब मुर्गी पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो याद रखना दोस्तों, वसा के पाचन के लिए, जी हाँ, वसा के पाचन के लिए दोस्तों लाइपेज नामक एंजाइम उत्तरदायी, यानी 29 का जो है डी सही हो जाएगा। अगला सवाल 30 में देखो, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्वसन प्रक्रिया में दोस्तों ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ये कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर होता है दोस्त? कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 30 का ए। नेक्स्ट 31 में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी सॉरी पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का संवहन कौन करता है? तो भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। अगर बोलता जल का संवहन कौन कर रहा है? तो जाइलम करता है। समझ रहे हो दोस्तों? थोड़ा सर दर्द कर रहा है मेरा, क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक वर्क हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सर धर रहा है। तो आज शायद देखो इसका अगर सही रहता तभी तो और वीडियो आएगा, लेकिन कल सुबह से भी धुआंधार होगा। थोड़ा सा बोलना कि हाँ जल्दी सर दर्द ठीक हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छा से हम काम कर पाएँ। 32 में देखो क्या है, किस जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दोस्तों जनन बहुत ही आवश्यक है। क्या है? जनन। जनन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, द्विखंडन की पुनरुद्भवन। तो 33 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन जनन को ये दर्शा रहा है। ठीक है, उसमें से निकल आ रहा है, कलिका निकल आ रही है। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं अंकुरन। बीज देखते हैं ना, बीज पहले बीज होता है, फिर उसमें एक अंकुर निकलता है, फिर वो पौधा हो जाता है। क्या बोलता है इसको? बीज में भ्रूण होता है जो नवोद्भिद में विकसित होता है। नवोद्भिद मतलब अंकुर निकल जाता है, उसको अंकुरन बोलते हैं। ठीक, 35 देख लो, गर्भाशय किस भाग में निश्चन होता है? दोस्तों याद रखना, गर्भाशय के किस भाग में निश्चन होता है? ये होता है डिम्ब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। अगला सवाल है, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? दोस्तों तो जल विद्युत संयंत्र के लिए देख लो, ये जो दिया हुआ है यह आणविक ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल भी नहीं। यह नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, जल इंजन में बिल्कुल भी नहीं होता है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। अरे भाई, जल संयंत्र में क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोग करोगे आप? लकड़ी यूज करोगे, कोयला यूज करोगे। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। ये बिल्कुल दोस्तों आप लोग का 36 नंबर का, हाँ, इस संयंत्र से निम्नलिखित संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका कथन सत्य है, बाकी सब असत्य है। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता है, पेड़ पौधे काटे जाते हैं। इनमें गोबर का उपयोग होता है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें गोबर का प्रयोग नहीं होता है। तो विद्युत संयंत्र में कौन सत्य है? ये लगभग सत्य है आपका। 36 का सी हो गया। नेक्स्ट 37 में देखिए क्या बोल रहा है, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं दोस्तों? तो दोस्तों क्या होता है सौर सेल? यह बिछाने की आवश्यकता होती है, जहाँ इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है। यह अत्यधिक महंगा है। तो सीमाएं क्या है दोस्तों? ये ज़्यादा महंगा है। याद रखना, सौर सेल जो है ना बहुत महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं दोस्तों? तो नाभिक की ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? याद रखना, नाभिक के अपशिष्ट भंडारण से समस्या उत्पन्न होती है। जी हाँ, नाभिक की अपशिष्ट जो होती है उसको कहाँ से भंडारण करें, कैसे रखें, कैसे उसको हम निदान करें, ये समस्या हो जाती है। कौन? नाभिक की ऊर्जा में। ठीक है ना, पर इसलिए क्योंकि रेडिएशन निकलता है उसमें से बहुत सारा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? पर्यावरण के उपयोग के लिए सबसे अधिक अच्छा कौन है दोस्तों? तो लकड़ी तो भी धुआं होता है, कोयला में भी धुआं होता है, एलपीजी दोस्तों तो यूज होगा नहीं उसमें। तो क्या हो जाए, सीएनजी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित है। 39 का सी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है। निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो दोस्तों याद रखना, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किसमें होता है? तो तापीय विद्युत संयंत्र में, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को जलाओगे तो ही ताप मिलेगा ना, बाकी ना जल विद्युत में होगा, ना भूतापीय में होगा, ना नाभिकीय विद्युत में होगा। तापीय विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है।
ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को टॉप 40 क्वेश्चन सभी को शेयर कर दो और देख लो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बोलना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अभी आप लोगों को वीडियो आएगा बहुत सारा, साइंस का तैयारी मेरे साथ कर लो, जिस प्रकार मैथ में फोड़े हो साइंस में भी फोड़ोगे, बस मेरे साथ पढ़ लो अच्छे से। सभी को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। किसी हेल्प करोगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका जरूर हेल्प होगा। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।